आप देख रहे हैं द आरजे मुर्सू पॉडकास्ट। अक्सर हम ये देखते हैं कि हमारी लाइफ में ट्रांजिशंस आती हैं बहुत ज़्यादा। मुझे देखने वाले जो हैं, मुझे जानने वाले जो हैं, उन्हें ये बात की खबर होगी कि कुछ मंथ्स पहले मेरी लाइफ में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रांजिशन आया, और वो ट्रांजिशन जो आया वो एक बेबी की वजह से आया। लेकिन दुनिया में, या मैं ऐसा कहूँ जम्मू कश्मीर या इंडिया में, बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जो इस ट्रांजिशन से महरूम रह जाते हैं। बट इसका भी एक सल्यूशन है जिसे हम आईवीएफ कहते हैं। आज एक ख़ास जगह पे मैं हूँ जिसे हम कहते हैं डॉक्टर केडीज मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जम्मू। क्यों? एक ख़ास शख्सियत से मिलने। अगर आईवीएफ की बात करें तो इसमें कुछ गिने चुने नाम ऐसे हैं जो बहुत ही रिनाउंड है, एंड ये एक रिनाउंड नाम है। आई एम फीलिंग ऑनर्ड टू वेलकम डॉक्टर रुबीना सिंह, या मैं कहूँ डॉक्टर रुबीना केडी सिंह, टू दी आरजे मुर्सू पॉडकास्ट। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच फॉर कैसा लग रहा है आपको भी? बहुत अच्छा, बढ़िया। बहुत सो पहले तो जो आप काम कर रही हैं, दिस इज़ अ वेरी नोबल काम मैं कहूँगा। ऐसे हमारे यहाँ कहते हैं कि एक अजीम काम है जो आप कर रहे हैं। बट एक पर्सनल सवाल से शुरू करें। व्हाई डिड यू चूज दिस प्रोफेशन? एक तो गायनोकोलॉजिस्ट बन जाता है इंसान, बट व्हाई इनटू दिस आईवीएफ थिंग? सो आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ गायनोकोलॉजिस्ट। मेरे को मतलब वो होता ना कि हाँ भाई, बचपन से मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, सो मुझे गायनोकोलॉजी ही करनी थी। एंड देन फिर मैंने जब गायनेकोलॉजी में मेरी स्पेसिफिक वहाँ पे ओपीडीज होती हैं इनफर्टिलिटी की, जब वो लगने लगी तो इनफर्टिलिटी में लगा कि बहुत लोग ऐसे हैं जिनको मदद की ज़रूरत है। और उस टाइम पे इंडिया में इनफर्टिलिटी की सर्विसेज बेटर हो रही थी, इम्प्रूवमेंट आ रही थी। साइंस टेक्नोलॉजी ने बहुत एडवांसमेंट ऑलरेडी करना स्टार्ट कर दिया था। तो ऐसा लगा कि हाँ, इसमें एक्सपर्टीज अब करनी चाहिए। बहुत सारे कपल्स आते थे, हेल्पलेस फील करते थे, परेशान होते थे, पर सोल्यूशन ही नहीं होता था उस टाइम पे। फिर लगने लगा कि हाँ, इन कपल्स को, फिर जब हमने ट्रीटमेंट देना स्टार्ट किया तो एक मैंने बहुत बेसिक ट्रीटमेंट एक कपल को दिया, और उस कपल ने पहली मंथ में ही प्रेगनेंसी कंसीव कर ली। एंड देन जो उस कपल की आंखों में हैप्पीनेस थी, वो लिटरली फीलिंग है, मैं अभी तक नहीं आपको मतलब वर्ड्स में बता सकती कि वो कपल की जब मैंने आंखों में हैप्पीनेस देखी तो मुझे लगा कि ऐसे बहुत सारे कपल्स हैं जिनकी मैं मदद कर सकती हूँ। फिर मैंने अपनी फेलोशिप करी, फिर मैं जर्मनी गई, मैंने अपनी प्रॉपर ट्रेनिंग करी आईवीएफ की, टेस्ट ट्यूब बेबी की, फिर वापस आए, फिर दिल्ली में बहुत काम किया, फिर गुड़गांव शिफ्ट हुए, गुड़गांव में काम किया, फिर अब जम्मू में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। मतलब ऐसे ही नहीं बनता नाम। आपको पहले जर्मनी गई मैम, फिर उसके बाद दिल्ली में। सो टॉकिंग अबाउट आईवीएफ, रिगार्डलेस ऑफ एनी रिलीजियस आइडेंटिटी, इसको इंडिया में टैबू माना जाता था, रिगार्डलेस ऑफ एनी रिलीजन, क्योंकि ज़्यादा रूरल एरियाज में। सो इज इट स्टिल अफेक्टिंग योर वर्क? क्या आपको लगता है कि कपल्स अभी भी इतरा रहे हैं? सी, अब तो काफी हद तक बेटर हो गया है, बट हाँ, इनफर्टिलिटी को अभी भी टैबू माना ही जाता है। स्पेसिफिकली लोग सोचते हैं कि ये फीमेल प्रॉब्लम है, फीमेल को ज्यादातर टारगेट किया जाता है कि हाँ, फीमेल अगर बेबी नहीं हो रहा तो डेफिनेटली प्रॉब्लम फीमेल में होगी। मेल्स की तरफ कोई अभी भी नहीं देखता, क्योंकि आपको भी पता है हमारी सोसाइटी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, तो मेल्स की तरफ कोई नहीं देखता। बट इनफर्टिलिटी बढ़ती भी जा रही है। पहले जब हमारे पेरेंट्स ने जब हमें कंसीव किया तो आई डोंट थिंक कि उस टाइम पर हमने इतना सुना होगा कि कपल्स में इनफर्टिलिटी होती है, डिफिकल्ट होती है प्रेगनेंसी होना, या कभी भी ऐसा कोई कपल, जैसे मेरी मदर ही बताती हैं कि बहुत कोई हमें मिलता था ऐसा कपल, या फैमिली में कोई ऐसा होता था जिसका बेबी नहीं होता था। अब तो इनफर्टिलिटी ओवरऑल ही इतनी बढ़ गई है। 1 in 6 couple is having infertility challenges. 1 in 6 is having difficulty in conceiving। और ये बहुत जल्द अब नया पेपर पब्लिश किया WHO ने, जिसमें बहुत सारी स्टडीज, इंडिया बहुत सारी मतलब बहुत स्टडीज होती रहती हैं कि इनफर्टिलिटी का रेट क्यों बढ़ रहा है। ओवरऑल इंडिया में भी फर्टिलिटी का रेट जो है वो डिक्लाइन हुआ है, जिसमें जेएनके भी काफी पोजीशन लेके बैठा है, जिसमें जेएनके में ओवरऑल फर्टिलिटी। बट व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द प्राइम कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी? क्यों होती है?
सी सबसे जो हमें एक्सपीरियंस हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये लगता है कि जो सबसे मेन कॉज है वो है एज। पहले लोग प्रेग्नेंट होते थे 20 से 25 या 28 के बीच में, जो लेट हो जाते थे उनको हम मानते थे 27 28 वाले थोड़े रिलेटिवली, हाँ भाई ये अपने मेडिकल कॉलेज से निकल के प्रेगनेंसी करेंगे या कुछ ऐसा, बट एवरेजली लोग 20 साल से 25-26 साल तक लोग प्रेग्नेंट हो जाते थे। अपने फैमिली ऑलमोस्ट फर्स्ट बेबी तो कर ही लेते थे, अगर नहीं सेकंड बेबी। लेकिन अब तो लोग स्टार्ट ही करते हैं 30 पे मैरिज होना शुरू होती है, 32 33 पे लोग ट्राई करते हैं, 35 तक प्रेग्नेंट होते हैं। या अब तो हमने बहुत सारी ऐसी फीमेल्स भी देखी हैं जो 40-45 पर भी ट्राई करना चाहते होते हैं। सो फर्स्ट इज एज, डिलेइंग इन द एज। सेकंड इज डिले इन द मैरिज। अब लोग शादी भी लेट करते हैं बिकॉज ऑफ द प्रोफेशन, सबको अपने करियर बनाना है, तो उस वजह से मेजर कॉज इज। मैं एक सवाल पूछने की गुस्ताखी करूंगा। कैटरीना कैफ रिसेंटली कंसीव करती है, उनकी भी तो एज बहुत ज्यादा है। हाँ, क्योंकि बहुत सारे मेरे बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो ये लास्ट टाइम भी हमने इस पे बात की तो उन्होंने यही एग्जांपल कोट की कि जब उनको नहीं तो आपको हो गया। सी मेडिकल पॉसिबिलिटीज हैं, हो सकता है कि, और ऐसा नहीं है कि हर फीमेल एट 40 विल बी इनफर्टाइल, नो इट्स नॉट लाइक दैट, बट हाँ डेफिनेटली हमें उनके चैलेंजेस नहीं पता, बट हाँ 40 पे प्रेगनेंसी कंसीव करना बहुत इजी नहीं होता। सो वी विल नॉट से कि आप भी वेट करो टिल 40। उनका लाइफस्टाइल भी फिर वैसा होता है बिकॉज लाइफस्टाइल भी, availability of medical treatments to someone like her and to someone sitting in Rajouri or JNK or someone or maybe anywhere, right? True. So वो भी बहुत different है। So I would say that we should not say कि हाँ everybody at the age of above 35 38 40 will have trouble, but most of the people definitely face challenges when they conceive after 35। Nice। ये तो गया फेमिनाइन साइड की बात। लेट्स टॉक अबाउट द मेन। व्हाट इज द प्राइम कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी इन मेन? क्योंकि आई एम श्योर कि ये भी शायद एक कंसर्न हो सकता है कि जो हेल्थ होता है ऑफ दी जिसे हम सीमेन कहते हैं, सीमेन हेल्थ, इसमें एक बहुत ही कंसर्निंग चीज़ होती है। व्हाट आर द फैक्टर्स जो इसको इफेक्ट करते हैं? मेल्स में अगर हम देखें कि जो मेन कॉज इनफर्टिलिटी के होते हैं वो है, उसमें भी एज एक उनमें भी एक फैक्टर है ही है। सेकेंड इज बहुत सारे आजकल लोग कॉर्पोरेट जॉब करते हैं। उनके केस में क्या होता है कि लैपटॉप्स को अपने लैब में रखते हैं, सो लोकल एरिया जो टेस्टिस का है वो टेम्परेचराइज करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होने में प्रॉब्लम आती है। तो दैट्स व्हाई वी ऑलवेज से कि अगर आपने लैपटॉप यूज करना है तो डोंट कीप इट ऑन द लैब। टेस्टिस जो मेल पार्ट होता है, मेल्स में स्पर्म्स बनाता है, वो किसी कारण से बॉडी के आउटसाइड होता है। इट्स डिजाइन्ड टू बी आउटसाइड द बॉडी, क्योंकि वो नॉर्मल बॉडी के टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे ही स्पर्मेटोजेनेसिस कर सकता है। अगर हम लोकल एरिया टेम्परेचर बढ़ा देंगे, मेल्स बहुत देर देर तक बाइक राइड करते हैं, टेम्परेचर बढ़ जाता है। सो उस वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस मींस वो प्रोसेस जिससे स्पर्म की प्रोडक्शन होती है वो हैम्पर हो जाती है, राइट? स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर है। खैर स्ट्रेस मेल्स में भी है, फीमेल्स में भी है। बैड स्लीप एक बहुत बड़ा फैक्टर है। एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स स्लीप इज मैंडेटरी। स्लीप डेफिशिएंट होगा, कॉर्टिसोल की प्रोडक्शन कम होगी, डिसरप्ट होंगे, ऑब्वियसली टेस्टोस्टेरोन कम बनेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस कम होगा, ये एक फैक्टर है। देन जो अब वन ऑफ द बिगेस्ट कॉज इज ऑल्सो स्मोकिंग, हुक्का, वेपिंग। ये सारे फैक्टर्स भी स्पर्म की हेल्थ को डिटेरियोरेट करते जा रहे हैं, राइट? आज से 10 साल पहले WHO के क्राइटेरिया से अब क्राइटेरिया ही बहुत डिफरेंट हो गया। सो बेसलाइन ही बहुत डाउन आ गई है। WHO कहता है कि 15 मिलियन स्पर्म्स अगर किसी के हैं तो वो नेचुरली प्रेगनेंसी कर सकते हैं, राइट? विच इज जो बहुत कम वैल्यू उन्होंने कर दी है। सो ओवरऑल फर्टिलिटी मेल्स में भी डिक्लाइन करी है इन्हीं फैक्टर्स की वजह से। सो बिकॉज वी आर सिटिंग एट अ प्लेस जो कि एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, व्हाट आर द अदर सर्विसेज जो आप यहाँ प्रोवाइड कराते हैं? So see, as a hospital, Dr. KD Multi-Speciality Hospital provides all the facilities, including I mean, we have the best eye department with, most experienced surgeon, Dr. JP.
Then we have our IVF department, which is run by me. Then we have other doctors in our team also. Then हमारे पास emergency department है, dialysis department है, pediatrics department है, और सारे के सारे doctors are, sought after. They're fully, trained and, really doing their good job. So the point is, अब IVF पे वापस आते हैं, because this is our point of discussion. IVF as a procedure कितना safe है, and because अब जो लोग इस चीज़ से कतराते हैं कि पता नहीं क्या ही होगा, how safe is it and how easy yet how difficult it is? So IVF is very safe. I will also tell that I have also gone through IVF. Okay. And IVF per se बहुत ही safe process होता है. Now to explain IVF का जो पूरा procedure होता है, मतलब पूरा process है, वो divided होता है 4 phases में. Right? Okay. Phase 1 is जिसमें हम इंजेक्शंस लगाते हैं. दैट्स कॉल्ड फेज ऑफ स्टिमुलेशन. जब हम ओवरीज के अंदर ओवरीज को स्टिमुलेट मींस ओवरीज में जो एग्स होते हैं उनको बड़ा करने के लिए इंजेक्शंस देते हैं. राइट? ये इंजेक्शंस हार्मोन से बने होते हैं. नाउ ये हार्मोन्स फीमेल की बॉडी के लिए नए नहीं होते. नॉर्मली भी अगर नेचुरली प्रेगनेंसी होती है तो ये एग की फॉर्मेशन करते हैं. राइट? अब अगर ज्यादा एग्स बनाने होते हैं तो हमारे को उनको इंजेक्शंस बाहर से हार्मोन्स देने पड़ते हैं. समझ गया. नाउ दीज हार्मोन्स आर नॉट न्यू टू फीमेल बॉडी. ऑब्वियसली डोज थोड़ी ज्यादा है, आई डोंट डिनाई दैट, बट ये जो डोज होती है ये सेफ डोज ही हम यूज करते हैं. एंड दीज हार्मोन्स मैंने इतने सालों से दिए, मैंने कभी किसी को इन हार्मोन से प्रैक्टिकली कुछ भी सीरियस कॉम्प्लिकेशन या साइड इफेक्ट होते नहीं देखा है. अगर आप किसी अच्छे सेंटर में रेगुलेटेड फॉर्म में ट्रेन डॉक्टर के अंडर स्टिमुलेशन करा रहे हैं. सेकेंड फेज होता है ओवम पिकअप, जिसमें हम एग की कलेक्शन करते हैं. राइट? नाउ एग कलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि 20-30 मिनट्स में हो जाता है. शॉर्ट एनेस्थीसिया में किया जाता है. रिस्क इसमें भी नहीं होता. डेफिनेटली 1-2% रिस्क ऑफ एनेस्थीसिया होता है जो हर प्रोसीजर में होता है. राइट? सो इसका भी ये भी एब्सोल्युटली सेफ प्रोसीजर होता है. थर्ड इज एम्ब्रियो ट्रांसफर. जो बेबी बनता है उसको हमने वापस डालना होता है. राइट? सो ये प्रोसेस तो बिल्कुल ही सिंपल ओपीडी प्रोसीजर टाइप होता है. किया आईवीएफ लैब में जाता है, बट इसमें तो हम एनेस्थीसिया भी नहीं देते. तो इट्स दैट सिंपल अ प्रोसीजर. एंड इसके बाद का जो फेज होता है वो होता है मेंटेनेंस फेज, जिसमें हम इंजेक्शंस एम्ब्रियो की इम्प्लांटेशन मीन चिपकने के लिए, कुछ हेल्प के लिए, प्रेगनेंसी को पॉसिबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम देते हैं. जो कि ये इंजेक्शंस भी एब्सोल्युटली सेफ होते हैं. इनकी भी कोई भी ऐसा मेजर साइड इफेक्ट या लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन या साइड इफेक्ट हमने नहीं देखी. क्योंकि मैं बायोलॉजी का ओवरऑल अगर देखा जाए तो आईवीएफ काफी हद तक सेफ प्रोसेस होता है. क्योंकि मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ तो मुझे एक आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आई मे साउंड डम व्हाइल आस्किंग दिस क्वेश्चन, लेकिन हाउ डिफरेंट इज इट फ्रॉम अ टेस्ट ट्यूब बेबी, और इज इट द सेम? सो आईवीएफ is in vitro fertilization. Means fertilization happening outside the body. In vitro. Test tube baby एक commonly used term है, जो कि same है. IVF और test tube babies are not different. Confusion number 2 मेरा ये कि how different is it from surrogacy? नहीं, IVF का एक्सटेंशन होता है सरोगेसी. सरोगेसी हम उनमें करते हैं, IVF हम उनमें करते हैं जिनको बेबी नहीं होता. राइट? सरोगेसी हम उनमें करते हैं जिनको बेबी नहीं होता और वो बेबी कैरी भी नहीं कर सकते. राइट? IVF में यूट्रस के अंदर, मतलब जिस पेशेंट को बेबी नहीं हो रहा, मतलब मैं उनको पेशेंट भी नहीं बोलना चाहूंगी, जिस कपल को बेबी नहीं हो रहा, उस फीमेल की बॉडी में ही उनका बनाया हुआ एम्ब्रियो, हमारा बनाया हुआ एम्ब्रियो, उन्हीं दोनों का यूट्रस में डाला जाता है. सो द सेम पर्सन हु इज नॉट एबल टू कंसीव विल बी कैरिंग द बेबी. राइट? ये हम उनमें करते हैं जिनका यूट्रस एब्सोल्युटली नॉर्मल होता है. ओवरऑल बॉडी का हेल्थ बिल्कुल नॉर्मल होती है, कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं जिसमें अबॉर्शंस हुए हों. मतलब ये वो पेशेंट्स होते हैं. सरोगेसी वो होते हैं जिनके जो बेबी कैरी नहीं कर सकते, या जिनको हेल्थ हैजार्ड है बेबी कैरी करने का. राइट? लाइफ थ्रेटनिंग है. किसी के हार्ट में होल है, किसी के किसी को
अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, हाइपरटेंशन रिस्क है कि जैसे किसी कोई किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है, वो बिल्कुल बेबी अपने पे नहीं कैरी कर सकते, या उनका यूट्रस एज एन ऑर्गन खराब डैमेज्ड है, मल्टीपल फाइब्रॉइड्स की सर्जरी हुई हो, फाइब्रॉइड्स हो, या मतलब गंदे वाले फाइब्रॉइड्स, अदरवाइज तो फाइब्रॉइड्स पे भी सेल्फ में प्रेगनेंसी हो जाती है, अपने पर कैरी कर सकते हैं, बट ये वो वाले लोग होते हैं, उनमें हम सरोगेसी जो है वो करते हैं। सो क्योंकि अभी आप थोड़ी देर पहले एक आपने जोर दे के कहा एक चीज़ को कि वही फादर वही मदर होते हैं, देयर इज अ मिसकंसेप्शन, द पार्ट ऑफ द वैली आई कम फ्रॉम या द पार्ट ऑफ द कंट्री आई कम फ्रॉम, मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ ये चीज़ को बहुत ध्यान से देखा जाता है, एक मिथ कह सकते हैं या फिर एक क्वेरी है कि इज़ द फादर द सेम फादर, इज़ द मदर द सेम मदर, तो इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखो ये ना बहुत लोगों को डर होता है कि जो IVF है उसमें पता नहीं बेबी हमारा होगा, बेबी कहीं किसी डोनर का तो नहीं होगा। सो सी एज अ फर्टिलिटी डॉक्टर हम लोग ना बहुत एथिकल प्रैक्टिस करते हैं, एंड इसमें और आई एम वेरी श्योर दैट ऑल द डॉक्टर्स आर सेम हियर। जिस भी कपल का IVF ट्रीटमेंट हो रहा होता है उसमें जो IVF किया जाता है, राइट, हमारा मेन फोकस होता है कि सेल्फ एग्स और सेल्फ स्पर्म यूज करके सेल्फ एम्ब्रियो मीन्स उनका दोनों का अपना एम्ब्रियो बनाया जाए, राइट। बट देयर आर केसेस जिनमें टाइम से पहले एग्स बनने बंद हो गए, एग्स नहीं है, तो हम एग्स को बना नहीं सकते। कोई भी रीजनरेट, कान ने काम करना बंद कर दिया तो हम मशीन लगा के कान की हेल्प मतलब थोड़ी कर सकते हैं कि हाँ कान थोड़ा एम्पलीफाई करके सुन सके, राइट। बट अगर कान कट जाए किसी का एक्सीडेंट में तो हम कान को बना नहीं सकते। सिमिलरली हम अगर किसी की ओवरीज ने काम करना बंद कर दिया, बॉडी में हार्मोन्स नहीं बन रहे, तो हम उसको रीजनरेट नहीं कर सकते। लेकिन उस पर्टिकुलर कपल की भी इच्छा है माँ बनने की, वो भी चाहते हैं, और साइंस ने, टेक्नोलॉजी ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। कैसे? अगर किसी की बॉडी में एग्स नहीं बन रहे तो वो एग्स बैंक से ले सकते हैं, एग डोनर से ले सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। नाउ मेरी ये रिक्वेस्ट है, you know, to people who are watching from wherever, right, कि अगर आप IVF को इस ब्रैकेट में डालोगे, you know, कि इधर तो सिर्फ डोनर बेबीज ही पैदा होते हैं, वो बिल्कुल रॉन्ग है, राइट। जिनको प्रॉब्लम है उनमें डेफिनेटली डोनर ट्रीटमेंट सजेस्ट किया जाता है, बट कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं करता। इट इज अ ऑप्शन विच इज गिवन टू अ पर्टिकुलर कपल हैविंग प्रॉब्लम। अब किसी के स्पर्म्स नहीं बनते, नहीं बने, बनना बंद हो गया, प्रोसेस बंद हो गया, तो उनमें कोई डॉक्टर नहीं बना सकता, बट इच्छा उनकी भी है। अगर वो हाँ करते हैं तो उनको डोनर ट्रीटमेंट एडवाइस किया जाता है। ऑब्वियसली उससे पहले हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि पर्टिकुलर कपल को उनका अपना ही एम्ब्रियो, अपना ही एग और स्पर्म यूज किया जाए। बट अगर देयर इज अ प्रॉब्लम, वी गिव देम ऑप्शन कि हाँ ये ऑप्शन है, अगर आप हाँ करोगे, कंसेंट साइन करोगे, हमें गो हेड दोगे, हम तभी वो ट्रीटमेंट करेंगे। सो ये मिथ आई थिंक आज आपके पॉडकास्ट से जरूर लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर आप IVF करवा रहे हो तो प्राउडली लोगों को बताओ, बिकॉज दिस मैसेज शुड गो टू पीपल। अगर आप नहीं बताओगे तो शायद, अगर आपने करवाया है और आपकी एक हैप्पी स्टोरी है और आप दूसरों को नहीं बताओगे, तो शायद वो इंफॉर्मेशन आप ही तक पहुंच गई। लेकिन अगर आप किसी को बताओगे तो हो सकता है कि दूसरा कपल भी मोटिवेट होके आपके घर में खुशियां देख के वैसा ट्रीटमेंट करवा ले। बट इस डर से नहीं कि लोग क्या कहेंगे, लोग सोचेंगे कि मेरा IVF हुआ है तो पता नहीं मेरा अपना बच्चा है कि नहीं, आई डोंट थिंक इस डर से लोगों को अब डरना चाहिए। आई थिंक इससे काफ़ी ऊपर उठ गई है टेक्नोलॉजी। अब आपने खुशी की बात की, तो जब हम एंटर कर रहे थे हॉस्पिटल में, आपके वाले साइड में IVF वाले सेक्शन में कुछ पिक्चर्स हमने देखी जिसमें आप भी बहुत खुश हैं, बेबीज, ट्विन बेबीज हैं शायद आपके हाथ में। तो मेरे बहुत ट्विन बेबीज हैं। आई वुड लाइक टू नो कि अगर कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ हो, बिकॉज आई नो हाउ इट फील्स जब आप एक बच्चे को हाथ में लेते हैं, बट कोई ऐसी कपल की स्टोरी जो कि आपको याद रह गई हो, दिस इज पुट एन इम्प्रेशन ऑन योर माइंड। See, I think every picture
you know, at our center was once a dream for a couple, right? So हमारे पास जो भी कपल आता है वो एक उम्मीद लेके आता है, और मैं, मेरी टीम पूरी तरह से कोशिश करती है कि उनको एथिकल, जेन्युइन, ऑनेस्ट एडवाइस टू ट्रीटमेंट दिया जाए. ओके. और जब उनको बेबी होता है तो वो हमारी एक पर्सनल विन होती है, यू नो, इट फील्स लाइक अ पर्सनल हैप्पीनेस, क्योंकि मैंने और मेरी टीम ने कभी भी इनको एज अ केस नहीं देखा, केस नंबर नहीं देखा. मैंने इनको हमेशा ऐसे ही देखा है. शायद जो भी पेशेंट शायद मेरी बात सुन रहा हो, जिन्होंने हमसे ट्रीटमेंट कराया हो, उनको ये तो पता है कि आईवीएफ में 100% सक्सेस नहीं होता, लेकिन उनकी डॉक्टर 100%, उनकी टीम 100% ट्राई करती है. एफर्ट्स आर ऑलवेज जेन्युइन, ऑनेस्ट, एथिकल एंड 100% इज व्हाट आई एम वेरी श्योर कि हम करते हैं. Nice. अब जब कपल्स अपने बच्चे लेके आते हैं, आपने हमारी वीडियोस, पिक्चर्स देखी होंगी, तो वो क्योंकि वो हमारी विन होती है तो हम उनको देख के बहुत खुश होते हैं, सेलिब्रेट करते हैं. और इंटरनली भी एज अ डिपार्टमेंट भी हम काफी सेलिब्रेट करते हैं उनकी विन, बिकॉज इट मेक्स अस फील प्राउड. So, what makes a center a better IVF center? बहुत इम्पोर्टेंट है. सो मेरे को लगता है कि लोग बहुत बार ना मिसकंसेप्शन में या मिसगाइड हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द मार्केटिंग गिमिक. अगर आप हमारी कम्युनिकेशन देखोगे, इट विल ऑलवेज बी अबाउट एथिक्स, इट विल ऑलवेज बी अबाउट ऑनेस्टी, इट विल नेवर बी अबाउट कॉस्ट. क्योंकि जब हमें अच्छा ट्रीटमेंट करना है, हम कभी कॉस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते. सो 20,000 में आईवीएफ, 40,000 में आईवीएफ, 50,000 में आईवीएफ नहीं हो सकता. इट इज नॉट पॉसिबल. समवन हु इज डूइंग इट, मुझे नहीं पता वो कैसे कर रहे हैं, बट हम नहीं कर सकते. डेफिनेटली हमारे चार्जेस बहुत नॉमिनल हैं, जो कि एक एवरेज आईवीएफ सेंटर के आईवीएफ साइकिल के होते हैं. सेम आईवीएफ साइकिल की कॉस्ट है हमारी. बट जब भी आप आईवीएफ सेंटर सिलेक्ट करो, सो आपको सबसे पहले देखना है कि जो डॉक्टर है वो ट्रेंड है, उसका कितना एक्सपीरियंस है, उसकी कितनी सक्सेस स्टोरीज हैं, उसकी क्या एजुकेशन है, जो उनका आईवीएफ सेंटर है, उनकी टीम में कौन कौन है, क्योंकि आईवीएफ स्पेशलिस्ट ही एक लौता नहीं इन्वॉल्व होता है इस पूरे आईवीएफ जर्नी में. उसमें एक आईवीएफ स्पेशलिस्ट, एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट, एक जूनियर एम्ब्रियोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट, काउंसलर, ये सारे इकट्ठे काम करते हैं एक पर्टिकुलर कपल के लिए. सो जब भी आप आईवीएफ सेंटर सेलेक्ट करो, आप ये देखो कि उनका हर चीज अंडर वन रूफ है, क्योंकि आपके लिए वो फैसिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको ये देखना है कि उनके पास हर तरह के इक्विपमेंट उनकी आईवीएफ लैब में है, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो लोगों को पता ही नहीं चलती. जो पेशेंट्स हैं वो बेचारे इनोसेंट हैं, उनको पता नहीं चलता, राइट. सो इन सारे चीज़ों को वो बहुत खुश हो जाते हैं, अरे चल 40,000 में हो गया, 50,000 में हो गया, AMH कम था, IVF हो गया, रिजल्ट हो गया. डेप्थ में डिटेल जानना बहुत ज़रूरी है. सो अ गुड IVF सेंटर इज रन बाय अ गुड experienced IVF specialist, in-house embryologist, a good state-of-art IVF equipments, everything under one roof with anesthetist backup, and a backup of, you know, other specialities, so that if in case 1% there is any problem or any complication, you are being handled in good care. There is another question, क्योंकि ये मैंने क्राउड सोर्स किया है ये क्वेश्चन. वन ऑफ माई फ्रेंड्स सेड कि कश्मीरी में उसने मुझे कहा, बट आई ट्रांसलेटेड कि वे IVF वाले होते हैं बच्चे, इनके फिर बाद में जो बच्चे होते हैं वो भी IVF के थ्रू ही कराने पड़ते हैं. दे कैन नॉट हैव बच्चों के बच्चे. हाँ, इज इट अ फैक्ट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. बच्चों के बच्चे तो नॉर्मल होते हैं IVF में. IVF के जो बच्चे होते हैं उनको बाद में IVF की जरूरत पड़ तो सकती है. हाँ, मतलब जो उनका नॉर्मल रिस्क होगा वो पड़ेगी. मतलब ऐसा नहीं है क्योंकि आप IVF बेबी हो आपके बच्चा भी IVF से होगा, ये तो ऐसा नहीं होगा. So this will take as a myth. Now coming to the medication, how safe is it and कितनी prolonged होती है? क्योंकि जैसे कि I became a father, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, तो हमें 4-5 दिन में मेडिसिन हो गई थी, डन.
ये आईवीएफ वालों को डिलीवरी के बाद? हाँ, डिलीवरी के बाद। नहीं, डिलीवरी तक तो बिल्कुल नॉर्मल होता है। सी, आप इसको ऐसा सोचें कि नेचुरल प्रेगनेंसी और आईवीएफ में सिर्फ कंसेप्शन में डिफरेंस है। ओके। सो वंस समवन इज कैरिंग अ नेचुरली कंसीव्ड बेबी, वो भी बिल्कुल नॉर्मली चलेगा। और समवन हु इज कैरिंग एन आईवीएफ प्रेगनेंसी, उनमें भी जो है ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल नॉर्मल ही होता है। बेबी ने अपना 9 महीने बाद ही आना, सेम, राइट। अब आईवीएफ में क्या है कि एज अ कपल, एज अ डॉक्टर, लोग थोड़े डरपोक होते हैं, यू नो, एज अ डॉक्टर भी, क्योंकि हमने बहुत मेहनत की होती है रिजल्ट के लिए, तो हम भी थोड़े डरपोक होते हैं। मतलब डरपोक मीन्स हम थोड़ा केयर करते हैं उनकी। डिफिकल्टी से प्रेगनेंसी हुई होती है तो हमें लगता है कि मतलब उनको सपोर्ट दिया जाए। प्लस आईवीएफ प्रेगनेंसी डॉक्टर ने कराई होती है तो टैबलेट्स, इंजेक्शंस काफी और प्लस थोड़ी एल्डरली कपल्स में होती है। अब 25 साल पे तो आईवीएफ कम ही लोग कराते हैं, मतलब अनलेस कोई बहुत ही नहीं, मतलब जिसमें रीजन ही ऐसा है कि भी ट्यूब्स ही बंद है, या ट्यूब्स बंद भी नहीं, या जिनमें स्पर्म ही निल है, नहीं बन सकते, उनमें आईवीएफ कराना पड़ेगा। सो ऐसे में ही हम करते हैं। अदरवाइज तो ज़्यादातर आईवीएफ तो 35 ऐसे लोगों में ही होता है, थोड़े से एल्डरली, उनमें हम ज़्यादा केयर करते हैं मेडिकेशन से, थोड़ा उनकी मॉनिटरिंग, सर्विलेंस, बीपी, शुगर, उनकी थोड़ी सी केयर ज़्यादा की जाती है। सो डिलीवरी उनमें भी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। आईवीएफ कंसीव्ड प्रेगनेंसी में नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, नेचुरली कंसीव्ड प्रेगनेंसी में सिजेरियन हो सकता है। सो ऐसा कोई प्रोबेबिलिटी नहीं बढ़ाता। ओके। दूसरा, आईवीएफ में ट्विन प्रेगनेंसी ज्यादा कॉमन होती है, 20% हायर चांसेस होते हैं। तो ट्विन्स में ऑब्वियसली सिजेरियन बर्थ ही होते हैं ज्यादातर। सो ऐसा है कि आईवीएफ वालों की भी नॉर्मल डिलीवरीज होती हैं? बहुत कराई है हमने तो, बहुत। नाइस। सो अब अगर किसी ने फॉर एग्जांपल डॉक्टर रुबीना के पास आना है, व्हाट आर द प्लेसेस, हाउ कैन दे कम? मुझे मिलना हो तो मैं डॉक्टर केडी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अवेलेबल होती हूँ। हमारा आईवीएफ सेंटर है हॉस्पिटल के अंदर ही। तो मुझसे मिल सकते हैं, आप नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और हमारे को रीच आउट कर सकते हैं। नाइस। यूजुअली हम क्या करते हैं, जब हम पॉडकास्ट के कंक्लूजन पे जाते हैं, हम एक लाइट कॉन्वर्सेशन करते हैं जिस पे हम पॉडकास्ट को एंड करते हैं। अब क्योंकि हम जम्मू में हैं तो मैं थोड़ा सा आपसे, जम्मू कितनी बार आना जाना रहता है आपका, या जम्मू को कितना आप जानते हैं? हमारा सेंटर पिछले 3 साल से है। और मैं 3 साल से हर हफ्ते जम्मू में आ रही हूँ, अनलेस कोई किसी टाइम फॉग हो, फ्लाइट्स मिस हो जाए या कुछ ऐसा हो, अदरवाइज आई कम एवरी वीक। इसीलिए जम्मू के रिलेटेड ही आपसे सवाल पूछेंगे। जम्मू की एक ऐसी जगह जो कि खाने का नाम भी है। खाने का नाम भी है? जम्मू में तो जम्मू की ऐसी जगह जो खाने का नाम भी है? हाँ, जम्मू में ही एक जगह है। हमारे जो जम्मू से देखने वाले होंगे या फिर जो कश्मीरी लोग जम्मू में पढ़ते हैं उनको याद आ गया होगा, क्योंकि एक यहाँ मेटाडोर सर्विस चलती है। और वो बड़ा फनी तरीके से नाम बोलता है वहाँ का। तो पता नहीं, पर मेरे को तो जम्मू में ज्यादातर मैंने कलाड़ी कुलचा ही सुना है, मतलब अब ऐसी कोई जगह हो तो मुझे पता नहीं। नाइस। कश्मीर भी आप आई हैं, आती रहती थी? कश्मीर मैंने बहुत मतलब हमारे बहुत सारे बच्चे कश्मीर में है। व्हाट्स योर फेवरेट प्लेस इन कश्मीर? गुलमर्ग। गुलमर्ग? यहाँ पे हमारे साथ थोड़ी नाइंसाफी हो जाती है क्योंकि डल लेक सॉरी। The place I come from is Shopian. It's about apples. It's about snow, but जो कि अभी हो नहीं रही है. And it's about the landscapes. बहुत ही खूबसूरत landscapes है. लेकिन before we conclude, आखिरी 2 सवाल है मेरे. पहला सवाल ये कि पहले वो क्या आंसर था फूड वाला? वो तो हम आपको ऑफ कैमरा बताएंगे. तो before we conclude, मैम, I would like to ask you one thing कि कौन कौन से ऐसे कपल्स हैं या कौन कौन से लोग आपके पास आके ट्रीटमेंट करा सकते हैं? सो हमारे पास वो कपल्स आ सकते हैं जिनको बेबी नहीं हो रहा, 1 साल से ज़्यादा हो गया ट्राई करते हुए और प्रेगनेंसी अचीव नहीं हो रही। ऐसे में हम जो इनफर्टिलिटी डॉक्टर होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आईवीएफ नहीं करते, बेसिक ट्रीटमेंट यानी कि फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने का ट्रीटमेंट भी करते हैं, नेचुरल प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ाने का भी करते हैं। अगर उससे भी प्रेगनेंसी नहीं होती तो फिर हम आईयूआई या आईवीएफ तक लेके जाते हैं।
बट उन्हीं में लेके जाते हैं जिनमें ज़रूरी होता है। सो वो कपल्स जिनको शादी को बहुत साल हो गए, ट्रीटमेंट करा रहे हैं, प्रेगनेंसी नहीं हो रही, वो आ सकते हैं। या फिर जिन्होंने IVF करवाया है और उनका फेल हो गया मल्टीपल टाइम्स और एक्सपर्ट ओपिनियन चाहते हैं, वो आ सकते हैं। या फिर वो पेशेंट्स जो फीमेल्स हैं जिनको PCOD की प्रॉब्लम है, ट्यूब्स बंद हैं, या एग्स ख़त्म हो गए हैं, उनके एग्स वीक हैं, फाइब्रॉइड्स हैं, ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आ सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए। मेल्स में जिनके स्पर्म काउंट कम है, नील है, डॉक्टर ने बताया कि प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, वो लोग आ सकते हैं। या अनएक्सप्लेन्ड जिनमें नहीं समझ आ रहा कारण, या मल्टीपल फेलियर्स हैं, उनमें हमारी एक्सपर्टीज़ है, सो वो आ सकते हैं। सो वन लास्ट क्वेश्चन अगेन, व्हाट्स दैट मोमेंट जब एक कपल को ये डिसाइड करना चाहिए कि नो इट्स द टाइम? दैट डॉक्टर विल डिसाइड डिपेंडिंग ऑन द। तो आप नीम हकीमी नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम एंड फॉर डूइंग वट एवर यू आर डूइंग। इस सब के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड इट वॉज अ वेरी नाइस कॉन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। आप सब लोगों की लाइफ में वैल्यू एड करना और आप सब लोगों तक एनरिच कंटेंट पहुंचाने की तजस्सुस में मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए द आरजे मूर्सल पॉडकास्ट। फी अमान अल्लाह।